Dear students, welcome to the e-learning platform of Cambridge International School, the SUA. I am Kamaljeet Sharma, PGT Accountancy, teaching accountancy for grade 11th and 12th in Cambridge International School, the SUA. This session is for the subject of accountancy for grade 12th commerce. This is chapter number 7, that is accounting for partnership firms, death of a partner. In this chapter, we will study the topics of concept of death of a partner, calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio, treatment of goodwill, revaluation of assets and reassessment of liabilities, adjustment of reserves, accumulated profits and losses, share of profit or loss of the deceased partner, then computation of amount due to deceased partner, then payment of amount due to the legal heirs or executors of the deceased partners, preparation of deceased partner's capital account and executor account. Students, this chapter is very much similar to the previous chapter, that is retirement of a partner. So let us revise what we have done in our previous sessions. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना. न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के दो ही केसेस हैं इस चैप्टर में. व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज एंड नथिंग इज मेंशन अबाउट द प्रॉफिट शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इन ए न्यू फर्म. इट मीन्स कि क्वेश्चन में आपको ये बता दिया जाएगा कि किसी एक पार्टनर की या तो डेथ हो गई या वो पार्टनर रिटायर हो गया. और अभी आता है हमारा सेकंड केस. When a partner retire or dies and his share is taken over by remaining partners in a particular ratio. Let us see the example. A, B and C are partners. Ratio 3 is to 2 is to 1. B retires and his share is taken up by A and C in the ratio of 2 is to 1. अब हम सीखेंगे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना. इट इज एज सिंपल एज दैट. द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर माइनस में आती थी तो हम उसको गेनिंग बोलते थे. अब अगर गेनिंग माइनस में आएगी इसका मतलब हम उसको सेक्रीफाइसिंग बोलेंगे. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ऑब्वियसली गेनिंग रेशियो में उल्टा हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आती है हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का भी रिटायरमेंट में बहुत ही सिंपल केसेस हैं. आपको सिर्फ ये देखना है, दो ही पार्ट है. व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन द बुक्स ऑफ द फर्म और गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म. अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वही हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड गुडविल मस्ट बी रिटन ऑफ. एंड नेक्स्ट, अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बुक्स में तो हमें क्या करना है? वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 फॉलो करना है. अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ एनी गिवन इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड गुडविल मस्ट बी रिटन ऑफ इन देयर ओल्ड रेशियो. तो जनरल एंट्री क्या करेंगे आप? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट. करंट अकाउंट तब लिखेंगे जब कैपिटल्स फिक्स्ड हो. वो क्लियरली लिखा होगा. कुछ नहीं लिखा तो आपने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है. अब आप फर्स्ट केस देखो इसका, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का. द एग्जाम्पल क्वेश्चन इज कि ए बी सी पार्टनर्स है, रेशियो 3 is to 2 is to 1. गुडविल पुरानी कितनी एग्जिस्ट कर रही है? 60,000. और बी रिटायर हो गया और फॉर दिस पर्पस इसके लिए गुडविल हमने वैल्यू की 90,000. अब आप जनरल एंट्रीज करने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में आपको. अब आप क्या करोगे? सबसे पहले पुरानी गुडविल राइट ऑफ करनी है. पुरानी गुडविल कितनी है? 60,000. अब ये वर्किंग नोट देखो आप. कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. न्यू रेशियो बहुत ही सिंपल केस है, पहला वाला फर्स्ट केस. ओल्ड रेशियो गिवन है 3 is to 2 is to 1 और सिंपली बी रिटायर हो गया तो आप ये समझो हमने बी का शेयर बीच में से हटा दिया तो बाकी क्या बचा? 3 is to 1, जो कि किसका बचेगा? ए और सी का शेयर बचेगा. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. नाउ दिस इज सेकंड केस ऑफ द गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ये और भी आसान है क्योंकि पुरानी गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं करी. व्हेन द गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है? न्यू गुडविल रिकॉर्ड करनी है. न्यू गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए क्या मेथड है आपके पास? कि रिमेनिंग पार्टनर उनमें से भी जो गेन कर रहे हैं, सो रिमेनिंग और द गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर. कहने का मतलब पिछले से हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. ए बी सी पार्टनर्स, रेशियो 3 is to 2 is to 1. बी रिटायर हो जाता है. फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000. अब लास्ट क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है कि उसमें ओल्ड गुडविल भी गिवन थी
तो हमने सबसे पहले पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर लिया। अब यहाँ पर पुरानी गुडविल है ही नहीं तो राइट ऑफ कैसे करेंगे? इट मीन्स राइट ऑफ नहीं करनी, यहाँ सिंपल एक ही एंट्री हो। अब हम सीखेंगे डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस का शेयर कैलकुलेट करना। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड इज टाइम बेसिस एंड द सेकंड मेथड इज सेल्स बेसिस। सेल्स बेसिस इज आल्सो कॉल्ड टर्नओवर बेसिस। नाउ अब आप देखो कि कोई भी पार्टनर रिटायर तो अपनी मर्जी से हो सकता है, जब भी वो चाहेगा वो रिटायर हो जाएगा, बट डेथ तो अपनी मर्जी से नहीं होगी। कोई पार्टनर ये तो बता के मरेगा नहीं कि दूसरे पार्टनर को ये बोलेगा कि इस दिन को इतने बजे मेरी डेथ हो जाएगी और तब तक उससे पहले पहले मेरा सारा हिसाब कर दो, ऐसा होगा नहीं। डेथ इज अनसर्टेन, वो तो अचानक से हो जाएगी, तो वो कभी भी हो सकती है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द मिडल ऑफ द ईयर, इन एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। 6 महीने काम करने के बाद हो गई, या 1.5 महीना काम करने के बाद हो गई। हाँ, बट ये है कि आपके सिलेबस में अभी अगर कोई डेट आती है डेथ ऑफ ए पार्टनर की, तो या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ ईयर आ जाएगी, मिडल ऑफ द मंथ ईयर आ जाएगी, या एंड ऑफ द मंथ ईयर आ जाएगी। कहने का मतलब ये कि इजी कैलकुलेशन होगा कि पार्टनर ने 2 महीने काम करने के बाद उसकी डेथ हो गई, या 4 महीने या 6 महीने। इन केस अगर आ भी जाता है कि किसी इतने डेज, इतनी इस फॉर एग्जांपल 31 मार्च को पुरानी बैलेंस शीट बनाई गई और उसके बाद 7 जून को पार्टनर मर गया। 31 मार्च के बाद क्या आया? अप्रैल, मई और जून। 7 जून को उसकी डेथ होगी। अप्रैल के 30 डेज, मई के 31 डेज, हो गए 61। और 7 जून को काम करने के बाद अगर डेथ हुई तो 68 डेज। तो आप उसका 68 डेज का प्रॉफिट निकाल दोगे, ऐसा मुश्किल कुछ नहीं है। बट यहां पर क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल ए बी सी पार्टनर एंड सी डाइड ऑन 30th अप्रैल, इट मीन्स सिर्फ 1 महीना काम किया उसने, तो उसको 1 महीने का आप प्रॉफिट शेयर दे दोगे, क्योंकि 31 मार्च को पुरानी बैलेंस शीट बनाई थी तब तक वो ठीक था। 30th अप्रैल को वो मर गया, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 1 महीने के लिए उसने नए सेशन में काम किया, तो इट मीन्स 1 महीने का आप उसका प्रॉफिट बनेगा। सो इफ द पार्टनर डाइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, द प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ डेथ इज कैलकुलेटेड। मतलब जिस दिन वो मरा उस दिन तक का उसका प्रॉफिट चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि आपने, क्योंकि हमें देखो, अगर कोई पार्टनर आज उसकी डेथ हो जाती है तो आज ही तो हम उसकी वजह से पी एंड एल बना नहीं देंगे। हम पी एंड एल कब बनाएंगे? 31 मार्च को जाके हम उसका पी एंड एल बनाएंगे। बट उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसके जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे, उसके जो इनहेरिटेंस में जो लोग होंगे, उसकी वाइफ हो गए, उसके बच्चे हो गए, वो ये कहेंगे हम आपके प्रॉफिट के लिए पूरा साल भर वेट थोड़ी करेंगे, उसके डेथ के बाद हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते में आप अपने पैसे दे दो। तो क्योंकि वो प्रॉफिट जो भी अनसर्टेन है, पता ही नहीं कि कितना होगा कि नहीं होगा, कितना हुआ, हम उसके लिए एजम्पशन लगाते हैं। तो पहला एजम्पशन है हमारा टाइम बेसिस का। टाइम बेसिस में क्या होगा कि हम पिछले साल का प्रॉफिट मान लेंगे कि जितना प्रॉफिट हमारा पिछले साल हुआ होगा लगभग उतना ही इस साल हो जाएगा, या पिछले 2 साल का एवरेज मान लेंगे, या पिछले 5 साल का एवरेज मान लेंगे, पर अपनी मर्जी से नहीं मानेंगे। वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि 2 साल का प्रॉफिट एवरेज मानना है, 5 साल का प्रॉफिट एवरेज मानना है, या 10 साल का प्रॉफिट एवरेज मानना है। इट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला देखो नीचे जो मैंने लिखा कि प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेट होगा कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर और द एवरेज प्रॉफिट, जो भी, अगर मान लो उन्होंने लिखा कि पिछले साल का प्रॉफिट इस साल का प्रॉफिट मान लो, तो वो पूरा पूरा प्रॉफिट ले लेंगे। पिछले 3 साल का प्रॉफिट मान लो, तो मान लो पिछले 3 साल में 10,000, 20,000 और 30,000 प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज आ गया 20,000, तो वो 20,000 यहाँ लिख देंगे। इनटू हमारे पास नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है, इनटू डिसीज पार्टनर शेयर। कहने का मतलब कि जितना प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, सपोज 2 महीने काम करने के बाद मर गया, तो पहले तो प्रॉफिट लिखेंगे, मान लो पिछले साल का 20,000 या पिछले 3 साल का एवरेज 20,000, फिर इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, दैट इज अगर 2 महीने काम किया तो 2/12, और इनटू डिसीज पार्टनर शेयर, फॉर एग्जांपल रेशियो 5:3:2 थी और बी मर गया, बीच वाला पार्टनर, तो 3/10 यहां पर लिख देंगे। तो इस तरह से उसका प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। अब अब हम ये दूसरा मेथड देखते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टर्नओवर बेसिस। अब देखो सेल्स और टर्नओवर बेसिस बहुत ही इजी है। आपको प्रॉफिट मालूम हो या ना हो, आपको ये तो पता है कि जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई उस दिन सेल कितनी हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल हमने 10 लाख रुपए की सेल करी और 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, तो सीधी सीधी कैलकुलेशन निकल के आती है 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 10%, मतलब 10% मार्जिन। अगर हम 10 लाख की सेल करेंगे तो 10 लाख का 10% 1 लाख कमाएंगे। 50 लाख की सेल करेंगे उसका 10% 5 लाख कमाएंगे। 50,000 की सेल करेंगे उसका 10% 5,000 कमाएंगे। कहने का मतलब ये कि हमें सेल्स के ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन पता चल जाता है। इस मेथड से प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, हमारे पास पिछले साल की सेल, पिछले साल का प्रॉफिट, सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ, ये पता होना चाहिए। तो क्या होगा, आप फॉर्मूला देखिए यहां पर कि हमने क्या लिखा कि पहले प्रॉफिट ऑफ द फर्म निकालेंगे हम। प्रॉफिट ऑफ द फर्म कैसे निकल के आएगा कि प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर और एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट अपॉन पिछले साल की सेल इनटू सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा जिस दिन उस पार्टनर की डेथ हुई। अब उस प्रॉफिट में से हमने उसका प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर का मींस मरने वाले पार्टनर का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ऊपर हमने ये वाला प्रॉफिट निकाला, ये ठीक है, इसी प्रॉफिट को हम यहां पर लिख के जो डिसीज पार्टनर है उसके शेयर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस वी विल गेट विद द हेल्प ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टर्नओवर बेसिस फॉर्मूला। दोनों ही केसेस में की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सस्पेंस वर्ड इसलिए लिखेंगे क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं कि वो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। जब एक्चुअल में आफ्टर 31 मार्च हम बैलेंस शीट बनाएंगे या सॉरी P&L बनाएंगे, तब हमें जब जाके पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, उसमें से ये सस्पेंस वाला प्रॉफिट हम माइनस कर देंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। रवि, अजय और राकेश आर पार्टनर्स। रवि, अजय और राकेश ये पार्टनर है। रवि, अजय और राकेश पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2:1। रवि डाइड ऑन अगस्त 30th August 2012. His profit, his share of profit from the beginning of the accounting period till the date of death is decided to be calculated on the basis of average profit of last 4 years। तो आप क्या करेंगे, पहले पिछले साल का एवरेज निकाल लेंगे। पहले साल का कितना है, 22,000, 22 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 24,000 सब जोड़ लो और उसको 4 से डिवाइड कर दो। ये देखो नीचे कैलकुलेटेड है कि प्रॉफिट ऑफ द 4 years डिवाइडेड बाय 4, आपके पास कितना प्रॉफिट निकल के आया, 19,500 इज द प्रॉफिट निकल के आ गया। अब क्या था, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ इनटू टाइम पीरियड इनटू प्रॉफिट शेयर, उससे कैलकुलेट करके क्या निकल के आया, 4,062 रुपए, 4,062 रुपीज 50 पैसा। उसकी आपने एंट्री कर देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रवि इज द डिसीज पार्टनर, तो रवि के कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट वन इज सेकंड एग्जांपल, देखो कि पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं। हियर पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, रेशियो इज 2:1:3। आर की डेथ हो जाती है 29 जुलाई को। सेल्स ऑफ द फर्म फॉर 31 मार्च, पिछले साल की सेल कितनी है, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। और पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, 22,500। सेल्स बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 जुलाई अमाउंटिंग 65,000 रुपीज, 65,000 रुपए की सेल है, आपको कैलकुलेट करना है। अब हमने क्या करना है, ये मिस प्रिंटिंग हो गया है यहाँ पर, इट इज 31 जुलाई, इट इज 31 जुलाई। नाउ पिछले साल की सेल है 1,50,000, पिछले साल का प्रॉफिट कितना है 22,500, और सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ 31 जुलाई तक कितनी है आपकी, 65,000। So previous year profit upon previous year sales into sale till the date of death into share of deceased partner, सिंपल कैलकुलेशन। पिछले साल किया प्रॉफिट ले लिया, पिछले साल की सेल ले ली, इस साल की सेल टिल द डेट ऑफ डेथ और प्रॉफिट शेयर कितना निकल के आएगा पार्टनर का, 4,875। आपने सिंपल जर्नल एंट्री पास कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज आर इज द डिसीज पार्टनर। तो 4,875 की आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी
इस प्रॉफिट की डिसीज पार्टनर की। बहुत ही सिंपल है, आपको अपनी बुक टीएस ग्रेवाल में से जो इसके क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लेने। जो भी कंफ्यूजन होगी, प्रॉब्लम होगी, वो हम डिस्कस करके एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर सारे डाउट्स एक दिन एक क्लास में ले लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, in the previous session we have completed the topic of profit share of deceased partner from the chapter number 7, that is death of a partner. Today we will learn about the treatment of accumulated profits and losses and preparation of revaluation account. So now we will start the treatment of accumulated profits. At the time of death of a partner, there may exist some accumulated profits or losses for which adjustments should be made to avoid disputes among partners. These accumulated profits or losses may be distributed among partners or to carry forward in the books as the partners decides. Examples of accumulated profits are general reserve, reserve fund, reserve, profit and loss account, credit balance, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, etc. And examples of accumulated losses are advertisement suspense account, profit and loss debit balance, and deferred revenue expenditure. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो कि पार्टनर्स ने अपने पास्ट प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा बचा के रखा हुआ है बिजनेस में फॉर द फ्यूचर कंटीजेंसीज। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ होगी उसके एग्जीक्यूटिव्स जो होंगे वो कहेंगे कि उस प्रॉफिट में जो कि बचा के रखा हुआ है पास्ट प्रॉफिट्स पास्ट ईयर्स में से, उसमें से उसका हिस्सा दे दो। अब ये हमारी मर्जी है, मतलब पार्टनर्स में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पार्टनर्स की मर्जी है कि वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी बात कर रहा हूं, रिमेनिंग पार्टनर्स वो अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आगे बुक्स में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहते फिर तो बहुत ही आसान हो जाता है कि सिंपली accumulated profits to be distributed among all the existing partners including the deceased partner in their old ratio। पुरानी रेशियो में सब पार्टनर्स में बांट दो, खत्म हो गया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो पार्टनर्स में बांट दो। एंट्री हो जाएगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीजिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अगर लॉस होगा तो ऑल पार्टनर्स डेबिट टू partners capital, all partners debit to accumulated losses. So अब हम डिसाइड करेंगे कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किसको? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को। अगर पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्टर्ब, डिस्ट्रीब्यूट और ऑल्टर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो जैसा कि मैंने बोला कि सारे पार्टनर्स जो है वो रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। और अगर कहते हैं कि नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना तो फिर उसको हम फर्दर आगे कैसे करेंगे, कैसे बुक्स में दिखाएंगे, उसके लिए हम एंट्रीज करेंगे। When partners decided to distribute the accumulated profit, तो जैसे मैंने पहली एंट्री बताई accumulated profits account debit to old partners capital और current account, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट। और अगर वो डिसाइड करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो सिंपल गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। सो हियर गेनिंग आर द रिमेनिंग पार्टनर्स, यू कैन से गेनिंग और रिमेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग और डिसीजिंग पार्टनर। जैसा कि हमने चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था वही सेम चीज है इसमें। जैसा कि हमने पढ़ा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में, वैसे ही एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं। फॉर एग्जांपल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। इनको भी अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि डिस्टर्ब करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि इनको डिस्टर्ब नहीं करना तो हम वही सेम एंट्री जो कि नॉट टू डिस्टर्ब वाली एंट्री है वो करेंगे। जैसे कि when partner decide to distribute, मतलब अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीजिंग पार्टनर वो डेबिट हो जाएंगे टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्यूमुलेट लॉस, इन दैट केस हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। प्रॉफिट में क्या होता था? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग,
यहाँ क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, मतलब वही कि सैक्रिफाइसिंग मींस यहाँ पर क्या हो गया, डिसीजिंग पार्टनर मतलब मरने वाला पार्टनर जो मर गया है उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और टू गेनिंग पार्टनर मींस रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। अब आता है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। At the time of death of a partner, all the assets need to be revalued and all the liabilities to be reassessed because the market or the current value of these assets and liabilities may differ from their book value. So to avoid any dispute in near future, it is good to revalue all the assets and reassess all the liabilities. अब आपको पता ही है कि जब भी कभी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप का, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या हो गया, सारी एसेट्स को रीवैल्यू किया जाए, दोबारा से उनकी वैल्यू चेक की जाए मार्केट वैल्यू, और दोबारा से लाइबिलिटीज को रीअसेस किया जाए कि एक्चुअल में हमने कितना पैसा देना है मार्केट में। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी तब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होगा तब भी, रिटायरमेंट होगा तब भी, और अब अगर डेथ की बात आती है तब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट सारे ही चैप्टर में सेम तरीके से बनेगा, वही सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल इन नेचर, सारे एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट में आएंगे, सारे इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट में आएंगी, सेम एंट्रीज रहेंगी। बस हमेशा ये बात याद रखना है आप लोगों को कि रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम एंट्रीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर देखो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो सन्ड्री एसेट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है, जब रिवैल्यूएशन नॉमिनल है, जब भी प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, जब भी लॉस होगा रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। सो एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो सन्ड्री एसेट टू रीवैल्यूएशन, और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ऐसे ही लाइबिलिटीज के केस में होगा, व्हेन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज तो इसका मतलब नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, और अगर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज डिक्रीज, अगर डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब फायदा हो रहा है, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन में ही प्रॉफिट हो गया हमें तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, उनको फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। और अगर लॉस हो गया रिवैल्यूएशन पे तो आप क्या करेंगे, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दीज आर बेसिकली द क्लोजिंग एंट्रीज। अब आप यहाँ पे वो रूल मत लगाओ, हम बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोजर का मतलब ये हो गया कि हम उनके जो भी बैलेंस, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा आएगा इसका मतलब लॉस हो गया तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा उसको क्लोज करने के लिए, सेकंड एंट्री जो है। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट हो गया तो उसको क्लोज करने के लिए हमें रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट वही सेम जैसा हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में बनाया, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बनाया, एडमिशन में बनाया, रिटायरमेंट में बनाया, ऐसा ही रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा डेथ में भी बनेगा फॉर रिवैल्यूइंग द एसेट्स एंड रीअसेसिंग द लायबिलिटीज। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की ट्रीटमेंट करेंगे, और हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो अपने एक बार रिवाइज भी किए। अगले सेशन तक आप लोगों ने क्या करना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड, न्यू रेशियो से रिलेटेड, गेनिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इससे रिलेटेड टीएस ग्रेवाल में जितने भी क्वेश्चंस गिवन है, इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस, अनसॉल्व जो भी गिवन है वो आपने सारा ट्राई करना है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सके वो आपने करने हैं। जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स आप मेरे को बता देना, उसके हिसाब से हम डाउट वाले क्वेश्चंस की एक सेशन फिर से बना के वो हम आपको और भेज देंगे। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। In the next session, we will continue our next topic. Till then, dear students, to stop the COVID-19, stay home. If you don't think about yourself, think about your loved ones. So stay home, please. But study regularly.